Digestion of Food Part 2 podcast. The intestinal mucosal epithelium has goblet cells which secrete mucus. मतलब जो इंटेस्टाइन है उसमें जो म्यूकोजल एपिथेलियम है उसमें कुछ गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करती हैं. द सिक्रीशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोजा अलोंग विद द सिक्रीशन ऑफ गॉबलेट सेल्स कंस्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस एंट्रिकस. जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है उसे ही हम सक्कस एंट्रिकस भी बोलते हैं. अब ये किन किन चीज़ों से बना होता है? ये बना होता है हमारे ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोजा की सिक्रीशन से एंड द सिक्रीशन ऑफ द गॉबलेट सेल्स. तो कौन से दो सिक्रीशन हैं जिनसे हमारे इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंट्रिकस बना होता है? एक तो ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोजा का और दूसरा गॉबलेट सेल्स का. Okay, this juice contains a variety of enzymes like disaccharides, for example maltase, dipeptidases, lipases, nucleosidases, etc. जैसे हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में पेनक्रियाटिक जूस का कॉम्पोजिशन देखा था, ऐसे ही यहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंट्रिकस का कॉम्पोजिशन है. तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होते हैं वेराइटी ऑफ एंजाइम्स जैसे डाइसेक्राइड्स जिसमें दिया है माल्टेज, डाइपेप्टाइड्स, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस प्रेजेंट होते हैं. क्या क्या? डाइसेक्राइड, डाइपेप्टाइड्स, लाइपेजेस, न्यूक्लियोसाइडेजेस. अच्छा, न्यूक्लिएजेस किस में प्रेजेंट था? वो प्रेजेंट थे पेनक्रियाटिक जूस में. ओके, द म्यूकस along with the bicarbonate from the pancreas protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium that is pH of 7.8 for enzymatic activities, and the submucosal glands that is Brunner's gland also help in this. मतलब जो हमारा म्यूकस होता है और जो बाइकार्बोनेट होता है किसका? पेनक्रियास का. म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट किसका? पेनक्रियास का. वो हमारी इंटेस्टाइनल की जो म्यूकोजा है, जो एपिथेलियम है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं. किस चीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं? एसिड से प्रोटेक्ट करते हैं. और साथ साथ में ये एक अल्कलाइन मीडियम मतलब बेसिक मीडियम भी प्रोवाइड करते हैं. क्यों? ताकि एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म हो सकें. वो बेसिक मीडियम का पीएच क्या है? वो है 7.8. मतलब इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में जो आपका बेसिक मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स, वो उसके पीएच जो है वो है 7.8. ओके, साथ साथ में म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स के साथ में कुछ सब म्यूकोजल ग्लैंड्स भी होती हैं जिन्हें हम ब्रूनर्स ग्लैंड बोलते हैं. वो भी ये काम में हेल्प करते हैं. ओके, now proteins, proteases and peptones, that is partially hydrolyzed proteins in the chyme reaching the intestine are acted upon by the proteolytic enzymes of the pancreatic juice as given below. मतलब तीन चीज़ें हैं, एक प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स. तीनों पीपी हैं, ठीक है. प्रोटीन्स, प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स ये हमारे काइम में प्रेजेंट होते हैं. तो ये जब हमारे इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो इन पे कुछ पेनक्रियाटिक जूस के प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स जो हमने देखे थे, हमारे जो इनएक्टिव एंजाइम्स थे जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, ये जो भी हैं ये एक्ट करते हैं उस पर, ठीक है. प्रोटियोलिटिक एंजाइम पेनक्रियाटिक जूस के इस पर एक्ट करते हैं और उसे कन्वर्ट कर देते हैं डाइपेप्टाइड्स में. किसमें? डाइपेप्टाइड्स में. एक बार फिर से समअप करते हैं कि प्रोटीन्स, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस पे हमारे प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट करते हैं. कौन कौन से? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो कि कन्वर्ट कर देता है उसे डाइपेप्टाइड्स में. ओके, कार्बोहाइड्रेट इन द काइम आर हाइड्रोलाइज्ड बाय द पेनक्रियाटिक अमाइलेज इनटू डाइसेक्राइड्स. अब काइम में हमारे ऊपर हमने 3 पी पढ़ लिए जो कि प्रेजेंट थे, जो हमारे डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट हो रहे थे. अब काइम में हमारे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज कर दिए जाते हैं डाइसेक्राइड्स में. कौन इन्हें हाइड्रोलाइज करता है? इन्हें हाइड्रोलाइज करता है पेनक्रियाटिक अमाइलेज. माइलेज जो कि पेनक्रियाज में प्रेजेंट है वो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं मतलब जो पॉलीसेकेराइड्स हैं या फिर स्टार्च है उसे डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट कर देता है. Now fats are broken down by lipases with the help of bile into di and monoglycerides. अब जो फैट्स प्रेजेंट हमारे काइम में उन्हें भी तोड़ा जाता है. किस में तोड़ा जाता है? डाइग्लिसराइड्स में तोड़ा जाता है और फिर वो फर्दर हमारे मोनोग्लिसराइड्स में टूट जाते हैं. अब फैट्स को डाइग्लिसराइड्स में तोड़ने का काम कौन करता है? लाइपेजेस. तो फैट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू डाइग्लिसराइड्स एंड देन इनटू मोनोग्लिसराइड्स. फैट्स को डाइग्लिसराइड्स में तोड़ने का काम ये कौन करता है? ये करते हैं लाइपेजेस. ओके, नाउ न्यूक्लिएजेस इन द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट ऑन द न्यूक्लिक एसिड टू फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स. अब हमारे जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनको कन्वर्ट करा जाता है न्यूक्लियोटाइड में
एंड फिर फर्दर न्यूक्लियोटाइड हमारा कन्वर्ट होता है न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पेनक्रियाटिक जूस में न्यूक्लियेसेस प्रेजेंट होते हैं, वो इस पे एक्ट करता है और हमारा न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करता है। ओके, नाउ द एंजाइम्स इन द सक्कस एंट्रिकस एक्ट ऑन द एंड प्रोडक्ट ऑफ द अपर रिएक्शन टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स। अभी तक हमने क्या देखा था कि जो पेनक्रियाटिक जूस था उसमें जो हमारे जितने भी कॉम्पोनेंट्स थे वो सब एक्ट कर रहे थे और कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमारे एंजाइम्स जो कि हमारे इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंट्रिकस में प्रेजेंट है, वो इनके जो ऊपर हमने रिएक्शंस देखी, इनके जो एंड प्रोडक्ट्स थे, जो फाइनल प्रोडक्ट थे, उन पे एक्ट करते हैं और फिर फर्दर हमारे कुछ सिंपल एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट्स बनाते हैं, जो कि हम कहते हैं कि हमारा खाना डाइजेस्ट हुआ। हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी थी चैप्टर की कि डाइजेशन क्या है, किसी भी बायो मैक्रोमोलिक्यूल का सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूटना, वही डाइजेशन है। ठीक है, तो अब इंटेस्टाइनल जूस हमारे एंड प्रोडक्ट पे एक्ट करके उसे सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। These final steps in digestion occur very close to the mucosal epithelial cells of the intestine. अब ये जो हमारे फाइनल स्टेप्स हैं जहाँ पर हमारा सक्कस एंट्रिकस एक्ट कर रहा है, ये हमारे बहुत ही ज़्यादा जो म्यूकोसल एपिथेलियल सेल है इंटेस्टाइन की, उसके आस ही पास में होते हैं। ठीक है, अब रिएक्शंस देखते हैं कौन कौन सी। सबसे पहले हमने देखे थे डाइपेप्टाइड्स, ऊपर जो बने थे डाइपेप्टाइड्स पे एक्ट करते हैं डाइपेप्टाइडेजेस और कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड्स में। ऑब्वियसली पेप्टाइड्स है, प्रोटीन्स है, तो अमाइनो एसिड्स में ही कन्वर्ट होगा। ओके, तो डाइपेप्टाइड्स पे कौन एक्ट करता है, डाइपेप्टाइडेजेस, और कन्वर्ट कर देता है अमाइनो एसिड में। नाउ सेकेंड माल्टोज, माल्टोज पे एक्ट करता है माल्टेज और उसे कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। कौन एक्ट करता है माल्टोज पे, माल्टेज एक्ट करता है और उसे कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। नाउ नेक्स्ट लैक्टोज, लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज बाय विच एंजाइम, लैक्टेज। लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में टूटता है, कौन से एंजाइम के थ्रू, लैक्टेज के थ्रू। नाउ नेक्स्ट सुक्रोज, सुक्रेज एक्ट करता है और ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में तोड़ देता है। सुक्रोज पे कौन एक्ट करता है, सुक्रेज एक्ट करता है और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ देता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स पे न्यूक्लियोटाइडेजेस एक्ट करते हैं और उसे न्यूक्लियोसाइड्स में तोड़ देते हैं। ना फर्दर न्यूक्लियोसाइड्स पे न्यूक्लियोसाइडेजेस एक्ट करते हैं और उसे शुगर एंड बेसेस में तोड़ देते हैं, जो कि एक सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म है। नेक्स्ट डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स जो ऊपर बने थे वो हमारे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं, किसके एक्ट करने पे, लाइपेजेस के एक्ट करने पे। तो डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स लाइपेजेस के एक्ट करने पे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में टूट जाते हैं। The breakdown of biomacromolecules mentioned above occurs in the duodenum region of the small intestine. अब ये जितने भी हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स थे ना जो अभी हमने कन्वर्ट करे हैं सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में, ये सारे हमारे कहाँ मिलते हैं, हमें कहाँ इनका ब्रेकडाउन होता है, ड्यूडेनम रीजन में। हमने ऊपर पढ़ा था कि इंटेस्टाइन की म्यूकोजल एपिथेलियम के आस ही पास ये रिएक्शंस होती हैं, तो ये अब नीचे मेंशन्ड है कि कहाँ होती हैं, ड्यूडेनम रीजन में होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। ओके, द सिंपल सब्सटेंसेस दस फॉर्म्ड आर एब्जॉर्ब्ड इन द जेजुनम एंड इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो हमारे सिंपल सब्सटेंसेस फॉर्म हुए हैं एट द एंड में जो हमारे फॉर्म हुए हैं, ये एब्जॉर्ब भी तो होते हैं। तो एब्जॉर्ब ये कहाँ होते हैं, जेजुनम एंड इलियम में जाके एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। द अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर पास्ड ऑन टू द लार्ज इंटेस्टाइन। अब कुछ ऐसे भी तो सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे डाइजेस्ट नहीं हो पाते या एब्जॉर्ब नहीं हो पाते, तो वो कहाँ जाते हैं, वो हमारे फर्दर पास कर दिए जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारी कोई भी एज सच डाइजेस्टिव एक्टिविटी परफॉर्म नहीं होती है। ठीक है, कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। द फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन आर, तो फिर कि लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, वो फंक्शन क्या करता है, वो देखते हैं। नंबर 1, absorption of some water, minerals and certain drugs। क्या करता है, कुछ पानी का, कुछ मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का ये absorb करता है, उन्हें absorb करता है। ठीक है। सेकेंड, secretion of mucus which helps in adhering the waste।
that is undigested particles together and lubricating it for an easy passage. मतलब ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है, क्या म्यूकस सिक्रीट करता है। क्यों सिक्रीट करता है, ताकि जो हमारा अनडाइजेस्टेड जो भी पार्टिकल थे, जो भी डाइजेस्ट नहीं हो पाए थे, उन्हें इकट्ठा करता है एक वेस्ट के फॉर्म में, ठीक है, और फिर उन्हें लुब्रिकेट करता है ताकि वो ईजिली पास आउट हो सके। Okay, the undigested, unabsorbed substances called feces enter into the cecum of the large intestine through ileocecal valve, which prevent the backflow of the fecal matter. It is temporarily stored in the rectum till defecation. मतलब अब ये जो अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया था या फिर जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाया था, ये जो भी सब्सटेंस थे ना, इन्हें हम बोलते हैं फीसेस, ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं, फीसेस मतलब पॉटी, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, फीसेस बोलते हैं। ये हमारी एंटर कहाँ होती हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से आके हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में आती हैं। बट लार्ज इंटेस्टाइन के भी कौन से पार्ट में आती हैं, सीकम, जो सबसे पहला पार्ट था सीकम, स्मॉल ब्लाइंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो था, जिसमें कुछ सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होस्ट करता था, याद आया, उसमें ये एंटर करता है। किसके थ्रू, एक वॉल्व लगा होता है, इलियोसीकल वॉल्व। इलियोसीकल वॉल्व नाम से डिफाइन हो रहा है कि इलियम और सीकम के बीच में होगा। अब वॉल्व का फंक्शन क्या होता है, वॉल्व एक्चुअल में प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, मतलब जैसे अगर आगे पानी जा रहा है तो अगर वो बंद हो गया तो पीछे पानी नहीं आ पाएगा, वापस पीछे पानी नहीं आ पाएगा। तो सेम ऐसे ही यहाँ वॉल्व लगा होता है कि एक बार अगर फीकल मैटर जो है वो आपका सीकम में आ गया तो वो वापस इलियम में नहीं जा पाएगा। अब ये जो भी फीकल मैटर है वो हमारा टेम्पररी स्टोर्ड, मतलब कुछ टाइम के लिए स्टोर करा जाता है रेक्टम में, जब तक वो बॉडी से पास आउट ना हो जाए, ठीक है। किस में स्टोर करा जाता है, रेक्टम में स्टोर करा जाता है। द एक्टिविटीज ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल फॉर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। मतलब कि जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हमने अभी तक देखी, ये सारी किसी की तो कंट्रोल में होंगी ना। तो किसके कंट्रोल में होती हैं, ये न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल में होती हैं। क्यों होती हैं, ताकि इन सब जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इनका एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना रहे, जो अलग अलग पार्ट्स हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में ये हो सकें, इसलिए ये कंट्रोल में होती हैं किसके, न्यूरल एंड हार्मोनल। द साइट, स्मेल and or the presence of food in the oral cavity can stimulate secretion of saliva। मतलब जो आपका सलाइवा है, जो कहते हैं थूक आ रहा है, ठीक है, खाने को देख के, तो वो कैसे आता है, वो या तो आपने किसी खाने को देखा, कोई ऐसी स्वादिष्ट डिश को देखा जिसको खाते आपके मुंह पे पानी आ गया, देन उसके बाद जैसे आपको खुशबू आई किसी की तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, मतलब सलाइवा सिक्रीट होता है। या फिर आपने कुछ खाया तो उसको खा के थोड़ा टेस्ट लिया तो आपको सलाइवा आ गया, उसका टेस्ट आ गया, पानी आ गया मुंह में, ऐसे कहते हैं। तो किन किन चीज़ों से आता है मुंह में पानी, या तो खाने को देख लो, कुछ ऐसी चीज़ देख लो खाने का मन कर रहा है तो, या फिर किसी को चीज़ को सूंघ लो कि हाँ कितनी प्यारी डिश है, कितनी टेस्टी डिश है, खाने का मन कर रहा है तो पानी आ जाता है मुंह में। या फिर थोड़ा सा चखने के बाद, प्रेजेंस ऑफ फूड इन दी ओरल कैविटी, मतलब खाना अगर आपकी मुँह में प्रेजेंट है, ओरल कैविटी में प्रेजेंट है, तो भी आपको सलाइवा सिक्रीशन होता है। Gastric and intestinal secretion are also similarly stimulated by neural signal। अब जो हमारे गैस्ट्रिक मतलब जो स्टमक के सिक्रीशंस हैं या फिर इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस हैं, वो भी हमारे न्यूरल सिग्नल ही स्टिमुलेट करते हैं। द मस्कुलर एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल कैन ऑल्सो बी मॉडरेटेड बाय न्यूरल मैकेनिज्म। जो हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं, जो मसल की एक्टिविटीज़ हैं, एलिमेंट्री कैनाल की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो गए, ये सारे जो भी मूवमेंट हैं, ये भी हमारे न्यूरल मैकेनिज्म ही इसे क्या करते हैं, मॉडरेट करते हैं। कौन से मेथड के थ्रू, बोथ लोकल एंड थ्रू CNS के थ्रू, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के थ्रू भी और लोकल सिस्टम के थ्रू भी ये उसे मॉडरेट करते हैं। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस इज कैरिड आउट बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो ये तो हमने न्यूरल कंट्रोल देखा था, अब जो हार्मोनल कंट्रोल है किसका, सिक्रीशन ऑफ द डाइजेस्टिव जूसेस का, वो कौन कैरी आउट करता है, वो कैरी आउट करता है लोकल हार्मोन्स। कौन प्रोड्यूस करता है उन लोकल हार्मोन्स को, गैस्ट्रिक या फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा उन लोकल हार्मोन्स को क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, ओके, जो कि कंट्रोल करते हैं सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस को।
ओके, नाउ अब ये बॉक्स्ड आइटम देखते हैं. बॉक्स्ड आइटम नॉट फॉर एवेल्युएशन, मतलब समझाने के मतलब का नहीं है, बट तब भी देख लेते हैं. कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट. The energy requirements of animals and the energy content of food are expressed in terms of measure of heat energy because heat is the ultimate form of all energies. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें बस यही दिया है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट जो होती है किसी भी एनिमल की या फिर जो एनर्जी कंटेंट होता है किसी भी फूड का, उसे हम किस वे में एक्सप्रेस करते हैं, किस टर्म में एक्सप्रेस करते हैं. तो वो टर्म कौन सा होता है? हीट एनर्जी, मेजर ऑफ हीट एनर्जी. ऐसा क्यों? उसी हीट एनर्जी के फॉर्म में हम उसे क्यों एक्सप्रेस करते हैं? क्योंकि हीट जो है वो अल्टीमेट फॉर्म है, मतलब फाइनल फॉर्म है सारी ही एनर्जीज़ का. सारी एनर्जी का जो एक अल्टीमेट फॉर्म होता है वो हमारी हीट ही होती है, इसलिए उसे हीट के टर्म्स में मेजर करता है. दिस इज ऑफन मेजर्ड टू एज कैलोरी और जूल. अब हीट की यूनिट के टर्म्स में ही मेजर करेंगे ऑब्वियसली, तो वो कौन सी होती है? कैलोरी होती है या फिर जूल होती है. विच इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस. ये केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, फिजिक्स में भी पढ़ोगे थर्मो में, कि 1 कैलोरी या फिर 1 जूल क्या है? वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड होती है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस से. Since this value is tiny amount of energy, physiologists commonly use calorie, kilocalorie और kilojoule instead of calorie और joule. मतलब ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो अति छोटी होती है, इसलिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो जो फिजियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने किलो कैलोरी और किलो जूल को कॉमनली यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. 1 kilocalorie is the amount of energy required to raise the temperature of 1 kilogram of water by 1 degree Celsius. जब किलो आया तो 1 किलोग्राम हो गया, जब कैलोरी था तो 1 ग्राम था. सिंपली न्यूट्रिशनिस्ट traditionally refer to kilocalorie as the calorie or joule, always capitalized. The amount of heat liberated from complete combustion of 1 gram food in a bomb calorimeter, that is a closed metal chamber filled with O2, is its gross calorific और क्रॉस एनर्जी वैल्यू. ये पॉइंट अच्छा है, इस पर क्वेश्चंस बने तो नहीं है लेकिन बन सकता है कि जो अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट हुई है कंप्लीट कंबशन से 1 ग्राम फूड के, किसमें? बॉम्ब कैलोरीमीटर. अब बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या है? एक क्लोज्ड मेटल का चैम्बर होता है जिसमें हमारी ऑक्सीजन फिल्डअप होती है, उसे हम बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं. वही हमारी क्या है? क्रॉस कैलोरिफिक या फिर क्रॉस एनर्जी वैल्यू है. Okay, the actual amount of energy combustion of 1 gram of food is the physiologic value of the food. अब physiologic value of the food क्या है? वो है actual amount of energy है जो कि कहाँ से मिली है हमें? combustion से मिली है 1 gram of food से. तो 1 ग्राम फूड के combustion से जो energy मिली है, actual amount of energy मिली है, उसे ही बोलते हैं physiologic value of the food. Gross calorific values of carbohydrate, proteins and fats are 4.1 kilocalorie per gram, 5.65 kilocalorie per gram and 9.45 kilocalorie per gram respectively, whereas their physiologic values are 4 kilocalorie per gram, 4 kilocalorie per gram and 9 kilocalorie per gram respectively. तो ये वैल्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान रख लेना. इस बॉक्स में बस यही काम की चीज़ है, ये वैल्यूज़ जो है. तो ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स की क्या क्या है रिस्पेक्टिवली? 4.1, 5.65 एंड 9.45. एंड फिजियोलॉजिक वैल्यूज़ क्या हैं कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स की रिस्पेक्टिवली? 4, 4 एंड 9. इनकी यूनिट्स का भी ध्यान रख लेना. यूनिट्स किस में है? किलो कैलोरी पर ग्राम, ये यूनिट है. और अच्छा, एक कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में कि फैट्स जो है उसकी दोनों ही ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू एंड फिजियोलॉजिक वैल्यू दोनों ही सबसे ज़्यादा है. क्या क्या है? ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू फैट्स की 9.45 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड फिजियोलॉजिक वैल्यू फैट्स की क्या है? 9 किलो कैलोरी पर ग्राम. ओके, थैंक यू, बाय.